Okay, welcome. Today we are going to talk about isomerism. अब isomerism क्या होता है? It is a phenomenon in which the molecular formula is same, but structural formula may be different. Sometimes even functional group also different. है ना, अलग अलग functional group वाले भी होते हैं. Different isomerism are there, out of which one is chain isomerism. एक होती है चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म. एक होता है तुम्हारा पोजीशन आइसोमेरिज्म. देन एक होता है मेटामेरिज्म, है ना. इसके बाद में एक होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म. इसके बाद में और भी कैटेगरीज होते हैं, लाइक टॉटोमेरिज्म एक और कैटेगरी है ना. तो उसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये एक और कैटेगरी है ना. ये जो कैटेगरीज सारी मैं बता रही हूँ, दीज आर ऑल दी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म के एक्चुअली दो पार्ट है, उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है, उसमें ये आ गया चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और एक होता है टॉटोमेरिज्म. इसके अलावा इसकी जो सेकंड कैटेगरी है, इसके अंदर आता है तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो हिस्से हैं. एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो इस तरीके से ये दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. स्ट्रक्चरल यानी केवल स्ट्रक्चर में, अरेंजमेंट में फर्क है यहाँ पे. और इसके अंदर क्या है कि ज्योमेट्री मीन्स 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का विद इन द मॉलिक्यूल, वो वैरी कर जाता है ना. तो वो आइसोमेरिज्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ओके, सो ये दो कैटेगरी है. लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. इसमें हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म. नाउ चेन आइसोमेरिज्म का हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल के दो अलग अलग चेन स्ट्रक्चर, दो मतलब दो से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. लाइक सपोज हम एज्यूम करें कि मान लो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन एटम होते हैं, है ना. अब ये 4 कार्बन एटम के अगर अपन ब्यूटेन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? तो ब्यूटेन का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो C4H10 है ना. सॉरी जस्ट मिनट, H10 है ना. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन. अब यहाँ पे अपन हाइड्रोजन लगाते चले जाते हैं. H3 हो गया, यहाँ H2 हो गया, अगेन H2 इज देयर, H3 इज देयर. तो ये 3 + 3 6 और ये 4 10 हो गए, है ना. तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट चेन है. इसके अलावा हम इन कार्बन्स को और कैसे लगा सकते हैं? तो सपोज लाइक दिस वी कैन डू कि 3 कार्बन आइटम हमने स्ट्रेट चेन में लगा दिए, एक लगा दिया ब्रांच पे. एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, ब्रांचिंग जो होती है दैट कैन नेवर बी ऑन द साइड चेन. मतलब साइड का जो टर्मिनल कार्बन आइटम होता है, ये ब्रांच कभी भी नहीं कहलाती है, बिकॉज ये तो फिर से आपकी स्ट्रेट चेन ही हो गई, है ना. तो आप ब्रांच साइड में कहीं भी नहीं लगाओगे. टर्मिनल कार्बन को छोड़कर आप कहीं भी बीच में अगर कोई कार्बन लगा रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए ब्रांच, है ना. तो अब ब्यूटेन का अगर ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो दिस टर्मिनल कार्बन आइटम विल हैव 3 हाइड्रोजन ईच एंड दिस विल हैव 1 हाइड्रोजन. तो टोटल कितने हो गए? 3 × 9 + 1 10. मतलब दोनों का क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट. चेन अलग अलग है, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, एक ब्रांच वाला कंपाउंड है. सो दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म. अब इसमें तो ये ब्यूटेन सबसे छोटा मेंबर है. दिस इज द स्मॉलेस्ट मेंबर विच शोज दिस आइसोमेरिज्म. अल्केन्स जो होते हैं ना, they can show only one type of isomerism, that is chain isomerism. इसके अलावा उनके पास कुछ होता नहीं है, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कुछ भी नहीं है. तो और किसी भी तरीके की वो दूसरे आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं. तो मीथेन, ईथेन और प्रोपेन में तो पॉसिबिलिटी नहीं है इधर उधर कहीं जाने की. शुरुआत कहाँ से होती है? ब्यूटेन से होती है ना, ब्रांच बनाने के लिए. जैसे प्रोपेन के लिए अपन सोचे तो 3 कार्बन एटम है, इनको मैंने स्ट्रेट लगा दिया. अगर ब्रांच लगाने की कोशिश करूँ तो कहाँ लगाऊँ? 2 को लगा के अगर मैं यहाँ लगाऊँ,
या फिर 2 को लगा करके अगर यहाँ लगाती हूँ तो देन दैट वोंट बी अ ब्रांच, इट विल बी अगेन अ स्ट्रेट चेन। मतलब 3 कार्बन एटम तक तो ब्रांचिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब अगर ब्यूटेन की जगह अपन पेंटेन ले लेते हैं तो देखो क्या बनता है, 1 2 3, आई एम जस्ट ड्रॉइंग स्केलेटल इक्वेशन, मतलब स्केलेटल स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं इनका, कि यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। अब ये स्ट्रेट चेन हो गया। मान लो इसमें से अपन एक कार्बन निकाल दें और उसको ब्रांच में लगा दें तो क्या बनेगा, 1 2 3 4। ब्रांच कहाँ लगा सकते हैं, या तो यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं। सपोज आई हैव पुट 1 ब्रांच ओवर हियर, है ना, तो ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। अगर मान लो अपन दूसरी जगह लगा दें तो क्या होगा, दीज टू विल बी सेम। क्यों, क्योंकि नंबरिंग हम देते समय क्या देंगे, उस साइड से देंगे जहाँ से उसको मिनिमम नंबर मिले। तो भैया यहाँ से 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया, यहाँ से भी 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया, मतलब ये दोनों तो सेम ही है। एक और पॉसिबिलिटी है पेंटेन के अंदर, 3 कार्बन की अपन चेन बना दें, लाइक 3 कार्बन की आपने चेन बना दी और ब्रांचेस आपने बना दी, एक इधर बना दी एक नीचे बना दी, तो ये दोनों ब्रांचेस बन गई, 2 ब्रांचेस बन गई। मतलब ये क्या, 3 स्ट्रक्चर बन गए, स्ट्रेट चेन, सिंगल ब्रांच, डबल ब्रांच। तो इस तरीके से जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ाते चले जाओगे उतने नंबर ऑफ आइसोमर्स, चेन आइसोमर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, वो क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन आ जाते हैं दूसरे आइसोमेरिज्म पे, जिसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अल्केन, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें पॉसिबल जरूर होता है, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन मायने रखते हैं। अल्कीन का सबसे छोटा मेंबर होता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें तो पोजीशन की कोई गुंजाइश नहीं, 2 ही कार्बन के बीच में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब मान लो 3 कार्बन होते तो डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है या फिर वो डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, तो क्या फर्क है, तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे लिखेंगे तो प्रोप 1 इन लिखेंगे, इस साइड से नंबरिंग कर देंगे, इसमें लिखे तो यहाँ से नंबरिंग कर देंगे, मतलब ये भी प्रोप 1 इन हो गया। मतलब कि 3 कार्बन आइटम तक कोई गुंजाइश नहीं है। अब अपन 4 कार्बन आइटम ट्राई करके देखते हैं, 1 2 3 4 ये बना दिया। अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया तो ये क्या बन गया आपका, ब्यूट 1 इन बन गया। और अगर मैं यही चेन ऐसे बना करके इधर बना दूं तो ये बन जाएगा ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो ये ब्यूट 2 इन बन गया, ये 2 अलग अलग कंपाउंड्स बन गए यहाँ पे, है ना। तो मतलब ये क्या हो गई, पोजीशन अलग अलग हो गई। देखो चेन तो होगी वही है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन क्या हो गया कि डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो वैरी कर गई। सो नाउ दिस इज चेन आइसोमेरिज्म, सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन में ये तो डबल बॉन्ड की बात होगी, फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन होती है। मान लो जैसे कि अब मान लो अल्कोहल का एग्जाम्पल लें हम, तो 1 2 3 कार्बन आइटम में प्रोपेन ओल है, तो OH में भी प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन आइटम, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोपेन 1 ओल, है ना, प्रोपेन 1 ओल हो गया। अब अगर मैं यही कार्बन की चेन जो है ये यहाँ से ब्रांच बना के इधर OH बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 ओल, ये बन गया तुम्हारा प्रोपेन 2 ओल, है ना। तो ये अलग अलग क्या हो गई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो गई। तो नाउ दिस इज ए पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। तो ये सेकेंड कैटेगरी होगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। अब इसके बाद में थर्ड होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसी के अंदर थर्ड कैटेगरी होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, लाइक सपोज एक एग्जांपल लें पर C2H6O, ये एक जनरल फार्मूला है किसी कंपाउंड का। तो अगर अपने को इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो भैया ये किस कैटेगरी में आता है, तो किसके, ये तब अपने को पता चलता है जब अपने को उसकी वो जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो पता हो। अगर आपको पता हो तो अल्कोहल्स जो होते हैं तो क्या होता है, CnH2n+1 एंड OH। ये H अगर इधर कर दे तो क्या हो जाएगा, CnH2n+2, तो 2 का डबल 4 + 2 6 और एक ऑक्सीजन। मतलब अल्कोहल में ऐसे ही ईथर का भी जनरल फॉर्मूला यही होता है, CnH2n, इसमें ऐसे लिखते हैं CnH2n+2 एंड O, ये होता है ईथर का। मतलब वही नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन ही सेम दोनों की केस में। अब इसको अपन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, ये अगर इसको मैं अल्कोहल जैसा ड्रॉ करूँ, 1 2 कार्बन आइटम ले लिया, ये O के साथ में मैंने H जोड़ दिया तो ये बन गया अल्कोहल। अब बचे हुए हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, H2 हो गया, ये H3 हो गया। नाउ काउंटेड नंबर, इधर कार्बन तो हो गए 2, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन हो गए एंड 1 ऑक्सीजन। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथेनॉल। ये क्या बन गया तुम्हारा, इथेनॉल बन गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिख दूं तो CH3O CH3, तो क्या बन गया, ये
ईथर बन गया, है ना, ईथर बन गया मतलब डाइमिथाइल ईथर है, या मीथॉक्सी मीथेन कहेंगे इसे IUPAC नॉमेनक्लेचर में। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, ये तो अल्कोहल है और ये क्या है, ईथर है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें मैं 3 पेयर आपको बता रही हूँ, ये तीनों आपको याद रखनी है कि ये अभी हाल जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि अल्कोहल्स जो होते हैं उनका आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर। इसके बाद में अल्डिहाइड्स जो होते हैं उनके फंक्शनल आइसोमर होते हैं कीटोन, मतलब उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। और तीसरा जो होता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका फंक्शनल आइसोमर होता है ईस्टर। तो ये 3 पेयर्स आप याद रखें कि अल्कोहल्स का अगर कोई फंक्शनल आइसोमर बनाना है तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, अल्डिहाइड का बनाना है तो कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाना है तो ईस्टर बनेगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। सो दिस इज थर्ड वन इन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड जो होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप बिटवीन, मतलब एक सिमेट्री टाइप मान के चलो। जैसे अभी हाल अपन ने ईथर वाली बात कही, तो ईथर में क्या है कि मान लो O बीच में है, इधर और इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग वैरी करते हैं। मान लो इधर C3H7 है और इधर CH3 मिथाइल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। इसी का एक आइसोमर ऐसा भी हम बना सकते हैं, C2H5O C2H5। देखो नंबर ऑफ कार्बन तो ये 2 रहे, 3 और 1 4 हो गए, यहाँ पे भी 2 और 2 4 हो गए। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 7 + 3 10 है, ये 5 + 5 10 है, और ये ऑक्सीजन हो गया। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बोथ ऑफ देम आर ईथर्स, बट दी अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड इज डिफरेंट। ऐसा ही अपन अगर सेकेंडरी अमाइन की बात करें, NH ग्रुप सेंटर में होता है और इधर भी मिथाइल ग्रुप, जैसे मान लो इधर C2H5 है और इधर C5 ले लें अपन, C5H11 ले लें, तो इस तरीके से अपन इधर से इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इधर भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर कीटोन जो होते हैं, कीटोन के अंदर भी इस टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, बिकॉज कीटोन के अंदर भी क्या होता है कि RC+O R' है, तो एक सिमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट हो गया। इसके इर्द गिर्द में मिथाइल ग्रुप, मतलब कार्बन की चेन कैसी है ना, वैरी कर जाती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। ठीक है, इसके बाद में एक होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके अंदर ये होता है कि अल्कीन्स जो होते हैं ना, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लो अल्केन। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे प्रोपीन का फार्मूला क्या बनेगा, C3H6 है ना। अल्कीन में जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, तो यहाँ पे C3H6 हो गया। अगर इसको मैं फार्मूला में ड्रॉ करूँ तो क्या बनेगा, CH3 फिर CH+CH2, ये बन गया तुम्हारा प्रोपीन, है ना। लेकिन अगर इसको मैं रिंग में बनाऊं, जैसे 3 कार्बन रिंग में बना दिए, तो ये देखो हर कार्बन की 2-2 वैलेंसी तो पूरी हो गई, बची 2 है, तो 2 2 2 कितने हो गए, 6 कार्बन। इधर कितने हैं, 6 कार्बन, ये 3 कार्बन, मतलब ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। तो ये है प्रोपीन और ये है साइक्लोप्रोपेन। ऐसे सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल एक डबल बॉन्ड है तो उसको हम रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका आइसोमर क्या होता है, रिंग आइसोमर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। दिस इज कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जो अपन ने बनाया तो पूरी की पूरी रिंग बन जाए, है ना। कुछ हिस्सा उसका ब्रांच भी बन सकता है। अगर कहीं डबल बॉन्ड आपका बीच में ही आ जाए तो फिर वो ब्रांच भी बन जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। देन नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है कि उसकी मतलब साइट ऑफ अटैचमेंट अलग अलग हो गया। मतलब कि एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लाइक सपोज साइनाइड अपन ने ग्रुप पढ़ा हुआ है ना, तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड है, तो C∧N, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर अपन आइसोसाइनाइड बनाए तो आइसोसाइनाइड में क्या होता है, H होता है, दैट इज अटैच टू N, देन इधर यहाँ पे बन करके ये C बनता है। सो नाउ वो है तो साइनाइड ग्रुप ही, लेकिन अटैचमेंट किससे हुआ, नाइट्रोजन से। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, है ना।
जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, साइट ऑफ अटैचमेंट अलग हो गया, रिलेटिव पोजीशन जो है उसकी, है ना, वो बदल गई है ना, उसकी तरीके से, उसकी वजह से उसकी थोड़ी रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस आता है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे और डिटेल आपको समझ में आएगा। एक और स्पेशल कैटेगरी है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। वो तो मॉलिक्यूल के अंदर ही होने वाली चीज़ है। इसमें क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना। मान लो कि जैसे एक कोई कंपाउंड है जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर CH2, फिर इधर CH2 एंड समथिंग 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 जो भी है ना। अब मान लो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ जाने की कोशिश करेगा। इफ इट गोज हियर देन व्हाट हैपेंस कि ये CH3 बन गया, ये C बन गया, इसका C का बॉन्ड सिंगल O बन गया, एक O तो टूट गया। अब इस O की वैलेंसी पूरी कौन करेगा? अब ये कार्बन अगर इसके साथ बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो यहाँ एक जो एक्सेस हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये बन गया डबल बॉन्ड, ये बन गया CH और CH2 एंड फर्दर सो वट एवर ग्रुप में भी थे। तो अब ये क्या बन गया? इन भी बन गया और ओल भी बन गया। और पहले क्या था? ये कीटोन था, तो कीटो इन ओल टॉटोमेरिज्म। मतलब एक फॉर्म के अंदर वो कैसा, और ये आपस में एक दूसरे को फॉर्म को जो है वो बदलते रहते हैं, है ना। मतलब रेजोनेंस जैसा हो गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। तो ये क्या होते जाता है कि यहाँ से इस स्ट्रक्चर में से इस स्ट्रक्चर में, और फिर वापस से ये स्ट्रक्चर वापस कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। मतलब कीटोनिक ग्रुप है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इन ओल डबल बॉन्ड ई। मतलब डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लगाते हैं और अल्कोहल के लिए ओल लगाते हैं, है ना। तो ये एक आइसोमेरिज्म हमने और कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये तो सारी की सारी जितनी भी वैरायटी हमने देखी कि ये सारी क्या हो गई, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गई, है ना। इसके बाद हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब भी कोई कंपाउंड होता है कि उसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर है ना, लेकिन उसका अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ऐसा कहते हैं हम उसको। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। नाउ दिस स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2. One is geometrical isomerism and second is ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक कंडीशन अप्लाइड होती है दैट इज गिवन बाय दोज कंपाउंड विच हैव CC डबल बॉन्ड। मैंने तुमको एक चीज़ पहले बताई थी पढ़ाते समय कि ये जो CC सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसमें जो बाकी की जो 3 वैलेंसी होती है, मान लो ये हाइड्रोजन ही है, ऐसा एज्यूम करें इथेन का मॉलिक्यूल है, तो ये इथेन वाले मॉलिक्यूल में ये जो CC बॉन्ड है ये आपस में क्या होता है, ट्विस्ट होता है, रोटेट हो सकता है ना। तो उसकी वजह से हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने सामने जो है उनकी पोजीशन बार बार क्या होती है, बदलती है। लेकिन ऐसा जो फ्री रोटेशन है दिस इज रिस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ऐसा रिस्ट्रिक्शन, और क्योंकि पाई बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो रेगुलर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, ये एक ये दो और ये तीसरा एंड, ये एक ये दो और ये तीसरा एंड, है ना। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स प्रेजेंट है उसका हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो 2 टाइप के कंपाउंड ये चीज दे सकते हैं, जो जिसको अपन बोलते हैं ABC डबल बॉन्ड CAB टाइप। AB मतलब अलग अलग ग्रुप्स है जो भी इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो AB पैटर्न के होने चाहिए, या फिर उनके अंदर एटलीस्ट अपन ऐसा बोलो तो AB है तो इक्वल्स टू CAC, है ना। मतलब B और C ये तो ग्रुप अलग अलग है लेकिन A कॉमन है, तो अपन A को कंपेयर करेंगे। अगर मान लो सिमिलर ग्रुप, व्हेन द सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के सेम साइड पे सेम ग्रुप आ गया BB, so this isomerism is called as cis isomerism। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है ये, है ना। ये हो गया सिस आइसोमर। इसी का अगर हम दूसरा आइसोमर ड्रॉ करें तो ये B हम वहां शिफ्ट करेंगे और A नीचे लेकर आ जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C बना दिया हमने, और ये स्मॉल a इधर है, B इधर है, मतलब सिमिलर ग्रुप वेंट ऑन द अपोजिट साइड, तो उसकी वजह से क्या हो गया, दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है ये समझा दूं मैं आपको, कि ये तो मैंने जनरल में बता दिया AB लिख करके। मान लो इसकी वजह अपन कुछ और स्ट्रक्चर लिखे, है ना, ये हटा देती हूँ मैं एंड विल राइट समथिंग एल्स। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो इधर H है, इधर H है, इधर CH3 है,
इधर CH3, ठीक है। नाउ दिस इज सिस आइसोमरिज्म। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कैन यू गेस? इसको अगर इमेजिन करो, मतलब एक इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये ब्यूटूइन है ये, है ना। नाउ दिस इज ब्यूटूइन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, है ना। अब हुआ क्या है कि भाई दोनों CH3 ग्रुप एक ही जगह पे आ गए, मतलब बड़े बड़े ग्रुप साथ में आ गए, भीड़ बढ़ गई, तो देयर विल बी ए रिपल्शन बिटवीन दिस ग्रुप दैट विल रिड्यूस द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इफेक्ट हो गई, ये स्टेबिलिटी इसकी कम हो गई। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, कि भाई दो बड़े बड़े ग्रुप तो अपोजिट चले गए, उसके साथ में छोटा है, मतलब देयर वोंट बी एनी हिंड्रेंस, कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसको यहाँ पे मिल गई। सो ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। सिस फॉर्म के मुकाबले क्या होता है, ट्रांसफॉर्म जो होता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर एक और पार्ट इन्होंने बताया है EZ एक मिनट, एक और बताना रह गया उसके अंदर, वो जो अपन ने AC वाला बोला था, उसके अंदर अगर अपन ऐसा एज्यूम करें कि मान लो ये C डबल बॉन्ड C है ना, सिमिलर ग्रुप AA, और यहाँ पे क्या था B एंड C, तो हमें इससे मतलब नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन वी विल बी इंटरेस्ट टू सी दिस टू, कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड हैं क्या डबल बॉन्ड के, इफ दे आर ऑन द सेम साइड विल राइट देम टू बी सिस। और अगर ये AA ग्रुप अपोजिट चले गए, AA अपोजिट चले गए, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक तो ये सिस ट्रांस का ये कैटेगरी हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं एक EZ नॉमेनक्लेचर होता है ना। तो ये कब होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी के जो होते हैं उनको हम इम्पोर्टेंस पहले देंगे, है ना। See here, according to EZ nomenclature system, when the two atoms or group of highest priority are on the same side of the double bond, the isomer is designated as Z, है ना, उसको बोलते हैं Zusammen, that means together, and when these groups are on the opposite side, the isomer is designated as E, मतलब जो ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है वो एक साथ हो गए तो वो Z कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। और अगर वो इसमें आ गए, मतलब अपोजिट साइड चले गए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, E फॉर्म कहेंगे उसका, है ना। दैट मीन्स एंटीजन, है ना। तो इसमें देखो एक एग्जांपल दिया है इन्होंने यहाँ पे कि ये जो ग्रुप्स हैं इसके अंदर, जैसे ये CH3 वाला अभी जो अपन ने किया था ब्यूटूइन में, दोनों इन ग्रुप कहाँ आ गए हैं, सेम साइड आ गए हैं, तो नाउ दैट इज ए Z फॉर्म, है ना, Z फॉर्म हो गया वो जो भी अपन ने लिखा था एग्जाम्पल ब्यूटूइन वाला। सिस आइसोमर जो लिखा था, C डबल बॉन्ड C बना करके हमने क्या किया था, इधर CH3 H और H, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम साइड आ गए, तो दैट्स वाई दैट इज Z आइसोमर, है ना। और इसके अंदर अगर मान लो ऐसा नहीं हो, मान लो चारों ग्रुप अलग अलग है अपने पास में, तो फिर हम क्या देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप अगर कोई लग जाए जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, जैसे कि मान लो C डबल बॉन्ड C बना दिया अपन ने यहाँ पे, तो मान लो इधर है C2H5 है, C3H7 है, इधर मान लो फ्लोरीन है, इधर है क्लोरीन, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो भैया ये तो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप के मुकाबले डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अब ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप्स डबल बॉन्ड के सेम साइड आ गए, मतलब ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा ना, Z आइसोमेरिज्म कहलाएगा, मतलब Z आइसोमर कहलाएगा। इज इट क्लियर? और अगर यही अपन क्लोरीन और फ्लोरीन इधर लगा दें अपोजिट में, तो वो क्या हो जाएगा, E आइसोमर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं, है ना। इसके बाद में कंडीशन क्या होती है कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है उसके लिए कंडीशन अप्लाइड ये होती है कि सबसे पहले तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है ना। और उसके अंदर वो जो अपन ने एक पढ़ा अभी हाल बताया मैंने कि ABC इक्वल्स टू CAB, मतलब कुछ तो कॉमन, एक ग्रुप तो भी एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए जिसको हम कंपेयर कर सकें। या फिर अपन ने एक वो दूसरा पढ़ा था AXC डबल बॉन्ड CAY, तो ये X और Y अलग अलग है तो कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट वन एक ग्रुप तो हमारे पास कॉमन है, तो कुछ तो कॉमन मिलना चाहिए। अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके अंदर AAC डबल बॉन्ड CAC ऐसा कुछ है, तो अब इसमें तो आप कहीं से भी लगा लोगे तो दो A तो साथ में ही आ जाएंगे ना,
तो फिर आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कंपाउंड कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे दे विल बी शोइंग दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अब कॉज क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, तो अभी हमने कहा कि भाई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्ड में सी के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया है इधर, है ना, और इसका जो इधर है ये पाई बॉन्ड बनने वाला है। तो ये जो ओवरलैपिंग यहाँ पे जो होने वाली है, बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग ये जो फ्री रोटेशन था ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या हुआ, ये ऐसा नहीं आएगा, सॉरी, इसका ये लोब छोटा आ जाएगा क्योंकि इधर बड़ा लोब हमने अंदर ही बना दिया है इसका। तो ये हो गया, और फिर बचे हुए जो दो लोब है यहाँ पे बड़े बड़े वो 120 के एंगल के सारे हैं, तो यहाँ पे आपके जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे लग जाएंगे। तो अब इनकी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। वो फिक्स होने की वजह से हम उसको बता पा रहे हैं कि एक दूसरे से कंपेयर कर पा रहे हैं कि वो कौन सा कहाँ है, और उनके पर्टिकुलर जगह पे होने से उनकी स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है, ये भी हमने देखा है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं दे डू हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, डाइपोल मोमेंट, है ना, एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग आइसोमर की अलग अलग होती है ना। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सिमिलर होती है बट आइडेंटिकल फिर भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक स्टेबिलिटी वाला फैक्टर बताया था, तो जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी डेफिनेटली रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ट्रांसफॉर्म्स की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो फिर उसकी वजह से उनकी मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड N है या N डबल बॉन्ड N है, उसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, बिकॉज वन ऑफ द बॉन्ड जो होता है उसका दैट इज द लोन पेयर विच इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि एक एजोबेंजीन होता है कंपाउंड C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अब ये नाइट्रोजन की तो ये 3 वैलेंसी पूरी हो गई, इधर भी 3 पूरी हो गई, लेकिन एक एक लोन पेयर फिर भी है इस पे। तो ये लोन पेयर जो होता है दैट एक्ट एज ए बॉन्ड। तो अब ये हम इसको एक चारों कॉर्नर देख रहे हैं कि भाई ये डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ये दोनों डबल बॉन्ड के एक साइड में C6H5 आ गया और एक ही साइड में डबल बॉन्ड आ गया। सो नाउ दिस इज सिस आइसोमर। अब यही अगर मैं N डबल बॉन्ड N ड्रॉ करूं, सॉरी मैं ऊपर ड्रॉ कर लेती हूँ इसको थोड़ा सा, N डबल बॉन्ड N ड्रॉ करके एक साइड में मैं बनाती हूँ C6H5 और इधर मैं बना देती हूँ लोन पेयर, है ना। यहाँ पे अपन ने बना दी लोन पेयर और इधर बना दिया हमने C6H5। तो डबल बॉन्ड के एक साइड में सेम ग्रुप नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से ये वाले कंपाउंड जो होते हैं नाइट्रोजन वाले, ये भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और स्टेबिलिटी का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन नाउ अनदर कैटेगरी इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर एक और कैटेगरी होती है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये थोड़ा सा अलग होता है, अलग इन द सेंस लाइक 3 डायमेंशनल पोजीशन को ही हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जस्ट लेट अस टॉक अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, नॉर्मली कोई भी लाइट का अगर रिसोर्स है आपके पास में, तो लाइट भैया वो क्या देगा, सब डायरेक्शन में देगा, राइट भाई, उसको तो हर जगह लाइट देनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल प्रिज्म होता है विच इज कॉल्ड एज निकल प्रिज्म। तो ये निकल प्रिज्म के थ्रू जब हम ऐसी लाइट पास करते हैं तो वो जो है लाइट रेज जो अपना डायरेक्शन छोड़ के बेचारे पैरेलल टू ईच अदर सीधे रास्ते जाने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक नॉर्मल लाइट का रिसोर्स है, उसको निकल प्रिज्म से हमने पास किया तो वो लाइट रेज क्या जाने लग गई, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब ये जब पैरेलल टू ईच अदर जाने लग गई तो कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, देयर आर फ्यू कंपाउंड्स through which if we pass this plane polarized light they can rotate this plane, they are capable of rotating the plane। अब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट वो रोटेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब मान लो अब ये लाइट रेज जा रही हैं किसी रास्ते और बीच में अपन ने एक सॉल्यूशन का कंटेनर लगा दिया, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है ऐसे, इस सॉल्यूशन से जाकर के क्या हो गई, वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो क्या हो गया, उसका प्लेन चेंज हो गया, है ना।
तो दे आर हैविंग अ कैपेसिटी टू चेंज द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पोलैरीमीटर विच इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग द एंगल ऑफ रोटेशन। इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो डिटेक्ट करने के लिए एक पोलैरीमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि भाई एक लाइट का रिसोर्स बना दिया, देन एक लाइट का रिसोर्स है, यहाँ पे मान लो कि बल्ब लगा दिया अपन ने, चलो यहाँ पे अब ये लाइट रेज अलग अलग जा रही हैं, है ना। इसके बाद में अपन ने क्या कर दिया, वो निकल प्रिज्म लगा दिया। तो प्रिज्म लगाने से क्या हो गया कि उसका एक एक्सिस जैसा है ना, प्रिज्म का एक्सिस हमने फिक्स कर लिया। उससे क्या हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट मान लो ये जा रही है यहाँ पे। अब ये जा रही है लाइट, इसके पास में अपन ने एक ट्यूब लगा दिया, स्पेशल ट्यूब होता है इसका पोलरीमीटर का, जिसके अंदर हम वो सॉल्यूशंस भरते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इस सॉल्यूशन से जब ये बाहर निकलेगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये ऐसा जाने के बजाय अब ऐसा जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। नाउ व्हाट हैज हैपन, इसके आगे ना एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है ना, प्रिज्म लगाया जाता है। वो इसका एक्सिस चेक करता है कि यहाँ से रोटेशन कितना हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस प्लेन पोलराइज लाइट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई पीस होता है, आई पीस से हम एडजस्ट करते हैं उसकी जो डायरेक्शन है, एंड देन द एंगल इज मेजर्ड। तो इस तरीके से वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से रोटेशन पॉसिबल है। तो वो चीज़ यहाँ पे स्टडी की जाती है। स्पेसिफिक रोटेशन एक चीज़ ये है यहाँ पे कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या है कि इट इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्व डिग्री ऑफ रोटेशन caused by an optically active substance when plane polarized light is passed through the डेसीमीटर। मतलब ये जो ट्यूब होता है ना, दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो उसको डेसीमीटर बोल दिया, है ना। डेसीमीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इतने कॉन्सेंट्रेशन से अपन जब रखते हैं तो फिर उसका जो भी रोटेशन होता है वो जो कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय अल्फा, है ना, अल्फा डी टी ऐसा लिखा जाता है उसको। तो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल बाय सी, वेयर एल इज द लेंथ जो कि 10 मतलब 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर होता है, और सी क्या हो गया उसका, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। नाउ अब ये ऐसा कौन कर पाता है ये समझाती हूँ मैं, कि ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन्स कायरल कार्बन एटम। अब कायरल कार्बन एटम क्या होता है भाई, ये तो एक फिर नई चीज आ गई। तो कार्बन, वी नो दैट कार्बन हैज 4 वैलेंसीज, है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो ये चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप ने पूरी करी, तो ये कार्बन क्या कहलाता है, कायरल कार्बन एटम। उसको हम रिप्रेजेंट काय से करते हैं, एस्ट्रिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये कंपाउंड ऐसा होता है कि जैसे इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाने की कोशिश करें तो कभी भी एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर हम उसे नहीं रख सकते। अगर इसको बनाएंगे तो सी यहाँ आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा। तो इसकी जो मिरर इमेज जो बन रही है, इट विल नेवर बी सुपर इम्पोजिबल, एक के ऊपर एक हम नहीं रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड्स हो गए, ये क्या हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, है ना। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है ना, और ये कायरल हो गए। द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन द मिरर इमेज आर कॉल्ड एज अकायरल, और जो ऐसे एक दूसरे पे ओवरलैप हो सके वो तो अकायरल हो जाएंगे, दे वोंट शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी होता है। मान लो कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम है, लेकिन अब मान लो ये ए बी सी है, लेकिन इधर सी आ करके फिर से तुम्हारा इधर ए आ गया, इधर सी आ गया, इधर बी आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, आपका एक लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया। अब ऐसे कंपाउंड में जब प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया तो 2 कार्बन एटम है हमारे पास, कायरल कार्बन एटम, लेकिन किस भी काम के नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री बन गई। तो इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री बन जाए तो फिर क्या होता है कि दिस कंपाउंड्स इवन इफ दे आर हैविंग कायरल कार्बन एटम, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ शोइंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो शो ही नहीं कर सकते हैं, है ना। कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है भैया, कायरलिटी जो होती है,
दैट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को वो चेंज करेगा। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपन ने क्या पढ़ा, दो जो आइसोमर्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकें, वो क्या हो जाएंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं उनको, दे आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दैट मीन्स द इनैंशियोमर विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, या तो हम उसके नाम के आगे स्मॉल डी लगाते हैं या फिर कभी कभी हम ब्रैकेट में उसको प्लस साइन से भी नोटिफाई कर सकते हैं। और वो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, दे आर कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी, और दे आर सिंपली रिटन एज माइनस साइन। वो ब्रैकेट में इस प्लस माइनस का न्यूमरल वैल्यू कुछ नहीं होता है, दैट इज ओनली द इंडिकेशन दैट इट इज अ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इस टाइप के दो जो मिरर इमेज हमने बनाई थी, तो मिरर इमेज में क्या होता है, एक आइसोमर अगर क्लॉकवाइज है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा, है ना। तो इस तरीके से दो आइसोमर हो गए। अब जब ऐसे दो आइसोमर का इक्वल मोल्स का कॉन्सेंट्रेशन का अपन सोल्यूशन बना लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। अब वो मिक्सचर तो है, लेकिन अब उसकी वजह से क्या हो गया कि दोनों कंपाउंड की इक्वल क्वांटिटी हमने मिक्स कर दी, तो एक कंपाउंड तो क्लॉकवाइज रोटेशन की कोशिश कर रहा है और दूसरा कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज की, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई, पूरे तरीके से खत्म ही कर दी उसने, दैट इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें तो रिजोल्यूशन क्या होता है, रेसिमाइजेशन मीन्स कि किसी एक फॉर्म को दो हिस्सों में बांट दो। मान लो जैसे आपके पास 2 मोल है, 2 moles of dextro compound is there and if you have divided into half, आधे मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो में बदल दिए, आधे लीवो में बदल दिए, या फिर आपके पास 2 moles ऑफ लीवो कंपाउंड है और आपने उसको D+L फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 50% 50%, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। और रिजोल्यूशन क्या होता है, अलग अलग करना, मिक्सचर आपके पास पड़ा है, आपको उल्टा करना है, दोनों को एक दूसरे से अलग अलग करना है ना। तो इस तरीके से ये किया जाता है। ठीक, नाउ इसमें मीजो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, मीजो कंपाउंड वो होते हैं कि जो मतलब जिनके अंदर कायरल कार्बन तो होता है लेकिन दे डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट उनके अंदर, सॉरी माय मिस्टेक, इसके अंदर ये है कि उनके अंदर वो प्लेन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं बोलेंगे। सी जैसे अपन ने बनाया तो ये इधर वाले ग्रुप जो हैं ए, ये बी हो गया, यहाँ पे ये और कुछ डी है, इधर कुछ डी है, तो ये इसमें क्या बन गया तुम्हारा, ये दोनों कायरल कार्बन एटम होने के बावजूद भी क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया है तो वो क्या हो गया कि दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज मीसो कंपाउंड्स, है ना। ये कौन से कंपाउंड हो गए, मीसो कंपाउंड हो गए, है ना। इनका सिंथेसिस करने का भी तरीका अलग होता है, दे आर सिंथेसाइज डिफरेंटली, अलग तरीके से उनको बनाना पड़ता है, अपने को कौन सा फॉर्म बनाना है इस पे डिपेंड करेगा कि उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा होगा, है ना। देन इसके बाद में अलग अलग उसके तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। वन ऑफ इट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स क्लोजर टू अस है, मान लो जैसे एक मीथेन मॉलिक्यूल का मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि मान लो एक हाइड्रोजन मेरे जस्ट पास में है, सामने है एकदम फ्रंट में, तो मैं उसको थिक लाइन से ऐसे ट्राइंगल से बताऊंगी। नाउ दिस थिक लाइन इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन इज क्लोजर टू मी, है ना। अब जो प्लेन पर है, इस प्लेन सरफेस पर है, दैट इज ड्रॉन बाय ए स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन से उसको अपन ने ड्रॉ किया। एक और हाइड्रोजन है कहीं और, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द प्लेन। एक और है जो बिलो द प्लेन है, अंदर है बोर्ड के बैक साइड में, तो उसको हम डॉटेड लाइन से करेंगे। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सॉरी, ये तो उसका ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया। इसको फिशर प्रोजेक्शन में करते समय हम ऐसा तो हमेशा नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसको सिंपल तरीके से हम कैसे करेंगे, सी बना दिया इधर ABCD, तो ये सिंपल सा तरीका है उसका। तो दैट इज प्रोजेक्शन इन 2 डायमेंशन, उसको 2 डायमेंशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। 3D डायग्राम को क्या कर दिया, 2D के अंदर कन्वर्ट कर दिया, है ना।
अब कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उसके एग्जांपल हैं यहाँ पे कि लैक्टिक एसिड है, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल विच कंटेन्स द कायरल कार्बन एटम। अब लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो ये CH3C है यहाँ पे, ये CH3, देन दिस ग्रुप कंटेन्स OH, यहाँ पे COOH है एंड दिस इज H। अब देखो ये चारों कार्बन क्या है, चारों वैलेंसी कार्बन की दैट इज फुलफिल्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये जो हाइड्रोजन और ये ग्रुप है ये कहाँ है, अबाउ द प्लेन है। अब ये है OH ग्रुप और ये जो है ये कहाँ है, थोड़े से दूर है, मतलब ये थोड़ा सा और दूर है, ये और दूर चला गया। अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो एग्जैक्टली हमें उल्टा बनाना पड़ेगा। नाउ इफ दिस इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड देन द अदर मिरर इमेज वुड बी लीवोरोटेटरी कंपाउंड, है ना। तो इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। टू सिमिलर मतलब असिमेट्रिक कार्बन एटम वाले भी एग्जाम्पल्स हैं, है ना। 3 अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वाले भी एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द आइसोमेरिज्म। ओके, देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।